नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए छठे सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य के पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि छठे सेमेस्टर में हिंदी में आपका 2 पेपर होगा। इस वीडियो में हम लोग पहले पेपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो पहला पेपर आपका होगा उसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। यानी 3 खंड है। एक तरीके से हम देख लें तो एक भाषा विज्ञान हो गया, दूसरा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। 8 यूनिट आपके सिलेबस में हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि 8वीं यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो पहला यूनिट है इसमें आपको भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ना है और इसके अंतर्गत भाषा की परिभाषा जानना है कि भाषा किसे कहते हैं, कौन कौन से विद्वान भाषा की परिभाषा दिए हैं इसके बारे में आपको जानना है। भाषा का स्वरूप क्या होता है इसके बारे में जानना है और भाषा के अभिलक्षण के बारे में जानना है कि किन किन लक्षणों के आधार पर हम किसी भाषा को भाषा कहेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। भाषा विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। भाषा विज्ञान क्या होता है इसकी परिभाषा आपको जाननी है। भाषा के विज्ञान के प्रकार के बारे में जानना है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानना है और भाषा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, इतनी चीज़ों को हमें पहले यूनिट में यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट है इसमें भाषिक संरचना तथा स्तर, यानी भाषिक संरचना और भाषा के स्तर के बारे में यहाँ पर हमें दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा। इसमें आपको ध्वनि जानना है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। शब्द क्या होते हैं, शब्द की कौन कौन सी विशेषताएं होते हैं। रूप क्या होते हैं, रूप की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको जानना है। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। प्रोक्त क्या होते हैं, प्रोक्त की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको जानना है। और अर्थ क्या होता है, अर्थ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जानना है। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और सबसे बड़ी इकाई अर्थ, इन सभी चीजों के यानी छोटी इकाई से लेकर के भाषा की बड़ी इकाई तक के बारे में आपको जानना है। एक तरीके से पूरी भाषिक संरचना को दूसरे यूनिट में आपको जानना है। जो आपका तीसरा यूनिट है इसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास पढ़ना है और इसमें भी आपको हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि के बारे में जानना है कि किस पृष्ठभूमि में हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषा क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जानना है। अवहट्ठ क्या होता है, अवहट्ठ भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में जानना है। पुरानी हिंदी क्या है, किन किन विद्वानों ने पुरानी हिंदी नाम दिया है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जानना है। मानक हिंदी के बारे में आपको जानना है और मानक हिंदी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको जानना है। और आपसे परीक्षा में इन सबके अंतर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि एक दूसरे से यहाँ पर क्या अंतर है। जैसे अपभ्रंश और अवहट्ठ में क्या अंतर है इसके बारे में पूछा जा सकता है। अवहट्ठ और पुरानी हिंदी में क्या अंतर है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि जितने भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे अपभ्रंश हो, अवहट्ठ हो, पुरानी हिंदी हो, अलग अलग वीडियो हम समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। आपको वीडियो मिलता रहेगा, चैनल पर बने रहिएगा आप। अगला यूनिट देखते हैं हम लोग। जो आपका चौथा यूनिट है इसमें हम लोग जानेंगे कि हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत, कौन कहाँ से हिंदी में शब्द संपदा आई है और उसके मूल स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार जानेंगे कि किस किस आधार पर हम हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे बाह्य प्रयत्न को जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर हिंदी ध्वनियों को कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है और अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर हिंदी ध्वनियों को किस प्रकार से बांटा जाता है इसके बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को किस प्रकार से बांटा जाता है इसके बारे में जानेंगे। प्राणत्व ध्वनियाँ क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। अनुनासिकता और अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं इसके बारे में आपको चौथे यूनिट में यहाँ पर पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वें यूनिट में आकर के आपको क्या पढ़ना है। जो 5वां यूनिट है इसमें आपको हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय, इसमें आपको हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं इसके बारे में जानना है और उसकी जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उपभाषाओं में आपको पश्चिमी हिंदी के बारे में जानना है और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उसके बारे में जानना है। पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ना है, पूर्वी हिंदी क्या होती है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उसकी बोलियां कौन कौन सी होती हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी हिंदी के बारे में जानना है, राजस्थानी हिंदी के बारे में जानना है, बिहारी हिंदी के बारे में जानना है,
और ये जो पांचों उपभाषाएं हैं, इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उन बोलियों के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आपको इसी के बारे में 5वें यूनिट में यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे यूनिट में क्या पढ़ना है। छठे यूनिट में आपको हिंदी की वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति के बारे में जानना है कि हिंदी की वैधानिक स्थिति किस प्रकार से है और संवैधानिक स्थिति हिंदी की किस प्रकार से है। राजभाषा आयोग के बारे में आपको जानना है कि राजभाषा आयोग क्या है, कब गठित हुआ, कौन सा कार्य राजभाषा आयोग के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम के बारे में जानना है कि राजभाषा अधिनियम क्या है, कब आया था, कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए हैं और उसका विश्लेषण आपको राजभाषा अधिनियम का करना है, यानी उसमें कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी के बारे में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, उसका आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। आपको जानना है कि संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, कौन से उसके सकारात्मक पक्ष हैं, कौन से उसके नकारात्मक पक्ष हैं, उसका विश्लेषण भी यहाँ पर आपको करना है। ये आपको छठे यूनिट में यहाँ पर जानना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें यूनिट में आकर के आपको क्या पढ़ना है। 7वें यूनिट में आपको देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। अब तक हम लोग भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, भाषा के वैधानिक और संवैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो है लिपि के बारे में जानना है, वो भी देवनागरी लिपि के बारे में आपको 7वें यूनिट में जानना है। यहाँ आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में जानना है। देवनागरी लिपि का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में जानना है। किस किस लिपियों से होते हुए आज देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ना है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी टॉपिक पर एक एक करके हम वीडियो लाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियो आपको चैनल पे एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। वैज्ञानिकता के बारे में जानना है कि देवनागरी लिपि में किस प्रकार से वैज्ञानिकता होती है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, यानी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है कि नहीं, इसके बारे में इस वीडियो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में आपको जानना है। और कौन कौन से सुधार के प्रयत्न हुए हैं देवनागरी लिपि में, इसके बारे में यहाँ पर 7वें यूनिट में आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। 8वें यूनिट में अगर को क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन करना है। आपको क्षेत्रीय बोलियों के बारे में जानना है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बोलियां हैं। और इसमें आपको पढ़ना है कि क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम, किस प्रकार से क्षेत्रीय बोलियों का विकास हुआ है, उसके विकास क्रम के बारे में आपको पढ़ना है। और क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास, क्षेत्रीय बोलियों में किस किस साहित्य का विकास हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यही 8 यूनिट आपको पहले पेपर में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे पेपर के बारे में जानेंगे कि दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैनल पे आप लोग बने रहिए। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक के बारे में अलग अलग वीडियो लेकर के हम समय समय पर आते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।